एक और विषय है वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन। अरे हमको क्या मिलेगा? ये भारत की जरूरत है। इसमें आपत्ति क्या है? ये चलने वाला नहीं है। एक देश एक चुनाव होना चाहिए, एक मतदाता सूची होनी चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन क्या होता है? अच्छा, जेपीसी में जो मामला जाता है वो ठंडे हाँ। बस्ते में पड़ जाता है। नेता जो होता है वो एक ही चीज से इस लोकतंत्र में डरता है, वो है सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप जब जीते तो ईवीएम सही है और आप जब हारे तो ईवीएम गलत है। अपने गृह मंत्री अमित शाह जी ने बताया है कि ये हमारी सरकार जब तक है तब वो पावर जो जनता के पास है बार बार सरकारों को चुनने की, रीजनल पार्टीज या अपोजिशन या इंडिया ब्लॉक को क्यों डर लग रहा है कि अगर जैसे राम मंदिर कंस्ट्रक्शन, आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन, और अगर ये बिल पास हो जाता है वन नेशन वन इलेक्शन, तो उनकी लेगेसीज को अगर गिना जाएगा उनमें ईवीएम क्या सुरक्षित है? एवरीबडी इज आफ्टर थिंग्स व्हिच हैव नो। अभी अम्बेडकर चल, अभी अम्बेडकर ठीक है, बट जैसे अपन ने मध्य प्रदेश में देखा था, कर्नाटक में देखा था और महाराष्ट्र में देखा था, इनकी सरकारें गिर गई, जोड़ तोड़ की सरकार बनी है। तो ये एक बहुत बड़ा डर है क्षेत्रीय दलों को कि अगर 15 साल तक देश आजाद होने के बाद 1950 से लेकर 1965 तक वन नेशन वन इलेक्शन चले हैं और उस टाइम पे कांग्रेस का ही सेशन रहा है। ऐसा क्या हुआ वन नेशन वन इलेक्शन को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के ठंडे बस्ते में डालना पड़ा? मोदी सरकार की इसके पीछे क्या मंशा थी? क्यों अपोजिशन नहीं चाहता कि ये बिल पास हो? अंत में आपको और मुझको क्या मिलने वाला था वन नेशन वन इलेक्शन से? इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आज हमने अपने पॉडकास्ट में बुलाया है अमिताभ तिवारी जी को, जिनको पॉलिटिकल बाबा के नाम से भी जाना जाता है, और वो एनडीटीवी और इंडिया टुडे जैसे चैनलों पे नेशनल मीडिया पैनलिस्ट भी हैं। तो दोस्तों, इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप हमको सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें ये जरूर बताएं कि आपको अगला पॉडकास्ट किस टॉपिक पे चाहिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को। अमिताभ सर, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसे हैं अर्चित जी? मैं तो बढ़िया हूँ सर। पहले मुझे ये बताइए, वन नेशन वन इलेक्शन क्या होता है? वन नेशन वन इलेक्शन, हाँ। तो वन नेशन वन इलेक्शन एक्चुअली अभी क्या होता है कि जो एमपी का इलेक्शन है, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट या लोकसभा का इलेक्शन है, और जो विधानसभा का इलेक्शन है, वो दोनों मोस्टली राज्यों में अलग अलग होता है। जैसे महाराष्ट्र में लोकसभा का इलेक्शन अप्रैल मई और जून में हुआ 2024, और विधानसभा इलेक्शन अभी अभी हुआ अक्टूबर नवंबर 2024 में। अब ये दोनों इलेक्शन एक साथ होगा, यानी जिसको साइमल्टेनियस इलेक्शन कहते हैं। और उसके 100 दिन बाद जो लोकल पंचायत इलेक्शन होते हैं, यानी म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, उसका इलेक्शन एक साथ होगा। अभी ये इलेक्शन सब अलग अलग होते हैं नॉर्मली। किसी किसी राज्य में अभी भी साइमल्टेनियस इलेक्शन होता है, जैसे आंध्र प्रदेश, सिक्किम, ओडिशा और अरुणाचल। इन चारों राज्यों में लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव एक साथ हुआ था अप्रैल मई जून 2024 में। तेलंगाना में भी जब तेलंगाना क्रिएट हुआ था तो 2014 में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ हुआ था। अब क्या होगा कि सारे राज्यों का चुनाव एक साथ होगा और लोकसभा का भी चुनाव एक साथ होगा, यानी एमपी का इलेक्शन और एमएलए का इलेक्शन दोनों एक साथ होगा, जिसको वन नेशन वन इलेक्शन या साइमल्टेनियस इलेक्शन कहा जा रहा है। इसमें क्या होगा कि प्रोसेस क्या है इसका, अगर आप समझे तो। अभी जब हम बूथ में जाते हैं, मान लेते हैं लोकसभा का चुनाव है एमपी को चुनने के लिए, तो एक ईवीएम मशीन होती है और अपने चॉइस के हम एक बटन दबाते हैं जिस भी पार्टी कैंडिडेट को हम चुनना चाहते हैं। जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा या साइमल्टेनियस इलेक्शन होगा तो उसी पोलिंग बूथ में 2 ईवीएम मशीन होगी, एक एमपी के चुनाव के लिए और एक एमएलए के चुनाव के लिए।
और हमें 2 ईवीएम्स पे 2 बटन्स दबाने होंगे अपने अपने चॉइस के हिसाब से। तो ये प्रोसेस में थोड़ा चेंज होगा, लेकिन सबका समय बचेगा और एक ही दिन आप लोकसभा और विधानसभा दोनों का चुनाव जो है वो हो जाएगा। सर बट एक इसमें ये क्वेश्चन आता है कि जो विधायक होता है या नेता होता है, एक नेता को अपन अच्छे से डिफाइन करें तो एक नेता जो होता है वो एक ही चीज से इस लोकतंत्र में डरता है, वो है जनता के वोट से। ठीक है, तो मल्टीपल टाइम्स वोट होते हैं तो कभी एक स्टेट इलेक्शन वाले को भी सेंट्रल का इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। जैसे अगर एग्जांपल लें, अखिलेश यादव जी जो थे वो लोकसभा के इलेक्शंस में इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें स्टेट इलेक्शंस लड़ना था आने वाले कुछ समय बाद। तो अभी का ही एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, तो क्या इसका इम्पैक्ट भी तो पड़ेगा ना सर? मान लो कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ेगा, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? देखिए, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट तो ये है कि बहुत सारी जो क्षेत्रीय दल हैं, उनके हिसाब से ये एंटी डेमोक्रेटिक या एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। क्योंकि जो आप बात कह रहे हैं कि वो पावर जो जनता के पास है, बार-बार सरकारों को चुनने की, वो चली जाएगी। यानी 5 साल तक कोई भी एक सरकार अपनी मनमानी कर सकती है। करेक्ट। ये इसमें एक इश्यू है, जो ऑपोजिशन एलिज करता है। दूसरा ये एक बात है कि अगर आप ग्लोबली साइमल्टेनियस इलेक्शन देखेंगे, तो उसमें रिजल्ट जो है, लोकसभा और विधानसभा का लार्जली सिमिलर आता है। ये एक बहुत बड़ा डर है क्षेत्रीय दलों को कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन हुआ, तो बीजेपी जिन राज्यों में कमजोर है, उसमें भी राज्य का चुनाव जीत सकती है। क्योंकि जब आदमी वोट करने जाता है, नॉर्मली दोनों बटन ईवीएम में वो सेम दबाता है। आंध्र प्रदेश का एग्जांपल ले लीजिए, 2024 में जहां साइमल्टेनियस इलेक्शन हुआ या वन नेशन वन इलेक्शन हुआ, टीडीपी, जनसेना और बीजेपी की अलायंस लोकसभा की 25 सीटों में 22 सीटें जीती और विधानसभा का चुनाव भी जीती। ओडिशा में बीजेपी 21 लोकसभा में से 20 लोकसभा सीटें जीती, विधानसभा का चुनाव भी जीती। अरुणाचल में बीजेपी लोकसभा विधानसभा चुनाव दोनों जीती। सिक्किम में सिक्किम क्रांति मोर्चा लोकसभा विधानसभा चुनाव दोनों जीता। 1952 से 67 तक जब साइमल्टेनियस इलेक्शन होते थे, वन नेशन वन इलेक्शन होता था, तो कांग्रेस पार्टी लोकसभा में 350 सीटें जीतती थी और ज्यादातर राज्यों में उसकी ही सरकार थी। तो इसमें एक ये जरूर रिस्क है कि रिजल्ट जो है लोकसभा और विधानसभा का सिमिलर आ सकता है। अब किस चुनाव का किस पे इंपैक्ट पड़ेगा, ये तो उस चुनाव में ही पता चलेगा। लोकसभा चुनाव का इंपैक्ट विधानसभा में पड़ेगा या विधानसभा चुनाव का इंपैक्ट लोकसभा पे पड़ेगा। अब ये देखने वाली बात है, जब चुनाव होंगे तो ही पता चलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा डर है रीजनल पार्टीज को, और हमारे लोकतंत्र में स्मॉलर पार्टीज का बहुत रोल है। हालांकि वो बहुत सारी सीटें जीतते नहीं है, लेकिन एक वोट कटर की तरह जरूर बहुत सारे राज्यों में उनका एक रोल होता है। तो लेकिन आप देखेंगे लोकसभा के चुनाव में स्मॉलर पार्टीज का रोल कम होता है, विधानसभा के चुनाव में ज्यादा होता है। तो अगर ये इलेक्शन एक साथ हो गए तो हो सकता है स्मॉलर पार्टीज जो है वो स्क्वीज आउट हो जाए, वो ज्यादा उनका इम्पैक्ट ना रहे। तो ये भी एक बात है। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि लोकल इलेक्शंस पे, यानी विधानसभा के चुनाव के जो इश्यूज हैं वो धूमिल हो जाए। हो सकता है कि नेशनल इलेक्शन के ही जो इश्यूज हैं वही हावी रहे, वही डोमिनेट करें। क्योंकि जब इलेक्शन अलग अलग होता है तो पब्लिक को क्लियरली समझ में आता है और पता होता है कि ये चुनाव लोकसभा का है, एमपी चुनने के लिए है, ये चुनाव विधानसभा का है, एमएलए चुनने के लिए। जब एक साथ होता है तो ये इश्यूज ब्लर हो जाती है, डिस्टिंक्शन ब्लर हो जाता है दोनों में, और लोकसभा का के जो मुद्दे हैं वो हो सकता है हावी हो जाए राज्य के मुद्दों पे भी। तो ये भी एक ड्रॉबैक है जो विपक्ष जिसको हाईलाइट कर रहा है। आपके हिसाब से कब तक ये लागू हो पाएगा? अगर ये पास भी हो जाता है तो जैसा अपने गृह मंत्री अमित शाह जी ने बताया है कि ये हमारी सरकार जब तक है तब तक लागू हो जाएगा, तो इसका कोई डेडलाइन आई है, लाइक 2025 2029 ऐसा कुछ आया है क्या? देखिए, जो बिल पेश किया गया है उसमें कोई डेट तो स्पेसिफाइड नहीं है, जैसा कि वुमेन रिजर्वेशन बिल में भी कोई डेट स्पेसिफाइड।
लेकिन जो बिल आया है, अगर ये मान लेते हैं बिल पास हो जाता है आपका इस सेशन में या इस टर्म में बिल पास हो जाता है, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है अपॉइंटेड डेट का। बिल कहता है कि लोकसभा का पहला सेशन जब होगा बिल पास होने के बाद, उसमें यह बिल नोटिफाई होगा, इफेक्ट में आएगा। तो इस लोकसभा का तो पहला सेशन हो चुका है, यानी अगले लोकसभा के पहले सेशन से यह बिल लागू होगा। ठीक है, तो यानी अगला लोकसभा तो अब 2029 में है, उस समय ही ये बिल जो है वो इफेक्ट में आएगा, बिल जो है वो लागू होगा। उसके बाद क्या होगा कि 2029 से लेकर के 2034 तक जितने भी राज्य के चुनाव होंगे, उनका जो टर्म है वो 2034 में खत्म हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि यूपी का इलेक्शन ड्यू है आज के हिसाब से 2027 में ड्यू है, लेकिन वो अपॉइंटेड डेट से पहले है, तो वो 5 साल के लिए होगा। लेकिन 2032 में भी उसका चुनाव ड्यू है। 2032 में जो चुनाव होगा यूपी का, उसका जो टेनर होगा, जो सरकार जीत के आएगी, वो सिर्फ 2034 तक रहेगी, वो 5 साल तक नहीं रहेगी। ठीक है, तो क्या होगा कि सारे राज्यों का चुनाव जो है उसका टर्म खत्म हो जाएगा 2034 में। जो लोकसभा का टर्म होगा, यानी लोकसभा और विधानसभा का टर्म जो है वो सिंक्रोनाइज हो जाएगा 2034 तक, और 2034 में जाकर के अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो पहला वन नेशन वन इलेक्शन का चुनाव हो सकता है। लेकिन अगर अगला लोकसभा चुनाव 2029 की बजाय कल हो जाए, 2027 में हो जाए, तो वन नेशन वन इलेक्शन उसके 5 साल बाद यानी 2032 में हो जाएगा, 5 years आफ्टर द नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन। क्योंकि नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन का पहला सेशन अपॉइंटेड डेट है, वो जब भी हो, इसीलिए डेट नहीं डाला हुआ है बिल। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसमें क्या फाइनेंशियल सेविंग होगी? क्या इससे आम आदमी को कुछ फायदा मिलने वाला है क्या वन नेशन वन इलेक्शन से? देखिए क्या है कि जो कमेटी है या जो सरकार है, वो सबसे बड़ा फायदा उसका ये बता रही है कि इससे कॉस्ट सेविंग्स होगी। क्योंकि आज की डेट में क्या होता है कि एक लोकसभा चुनाव होता है और उसके बाद 5 साल में लगभग 30 विधानसभा चुनाव होते हैं। अब इनमें सब में अलग अलग खर्च होता है, सिक्योरिटी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट होता है, पोलिंग ऑफिसर्स का डिप्लॉयमेंट होता है। तो सरकार का लॉजिक है जब एक साथ चुनाव होगा तो लगभग 3 महीने में ये सारा निपट जाएगा ऑलमोस्ट, तो इससे कॉस्ट सेविंग्स होगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो 400 प्लस पेज की रिपोर्ट सबमिट करी है रामनाथ कोविंद जी ने, जिनकी लीडरशिप में ये कमेटी बिठाई गई थी, उसमें कितना पैसा बचेगा ये नहीं बताया गया है। तो जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वन नेशन वन इलेक्शन का, कि लोगों का यानी हमारा आपका सरकार का पैसा बचेगा, कितना पैसा बचेगा यही नहीं बताया गया है। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, लॉजिकली कितना पैसा बचेगा। आज की डेट में अगर इसको कैलकुलेट करना हो तो जो अमाउंट लोकसभा में खर्च होता है और जो अमाउंट ये लगभग 30 राज्यों का चुनाव कराने में खर्च होता है, इसको जोड़ना पड़ेगा, इसको ऐड करना पड़ेगा। और अगर चुनाव एक साथ किया जाए तो उसका क्या खर्च होगा। ठीक है, तो x + y - z ये आपका सेविंग्स होगा। ये भी नंबर प्रोवाइड नहीं किया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार इलेक्शन कमीशन ने कहा है, अब वो एज पर सोर्सेज है, कि 7,890 या 7,390 करोड़ खर्च होंगे अगर एक साथ चुनाव कराए जाए तो। लेकिन ये तो खर्च होंगे ना, बचेगा कितना ये उसमें नहीं बचाया गया। तो यानी 7,000 करोड़ से कम ही बचेगा, 1-2 हजार करोड़, 2-3 हजार करोड़ बच सकता है। वो कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है भारत जैसे देश के लिए, जिसका सेंट्रल बजट 50 लाख करोड़ का है।
जिसका स्टेट्स का बजट कंबाइंड 50 लाख करोड़ का, यानी 100 लाख करोड़ का हमारा एक साल का राज्यों का और सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट है। तो 2-3 हजार करोड़ रुपए अगर बच जाए तो उससे कुछ खास फायदा नहीं होने वाला है। सो फ्रॉम अ कॉस्ट पर्सपेक्टिव इतना कुछ खास सेव होने वाला नहीं है। लेकिन सरकार का ये भी दावा है, क्लेम है कि क्योंकि इससे टाइम बचेगा, हमारा आपका भी टाइम बचेगा। अगर एमपी इलेक्शन अलग से होता है, लोकसभा इलेक्शन अलग से होता है, तो 2 बार हमें जाना पड़ता है वोट डालने के लिए। 2 छुट्टी होती है, अब 1 छुट्टी होगी, तो 1 दिन तो सबका बचा, पूरे नेशन का बचा। प्रधानमंत्री हर राज्य के चुनाव में कम से कम अगर आप उनकी सारी रैलीज भी ऐड कर लें तो 1 दिन तो स्पेंड करते हैं। हाँ, तो अगर 30 राज्यों में वो नहीं गए चुनाव कैंपेन करने, क्योंकि कैंपेन एक साथ होगा, तो उनके भी 30 दिन बचेंगे। इसी तरह से मंत्रियों का बचेगा, लीडर ऑफ अपोजिशन का बचेगा, चीफ मिनिस्टर्स का बचेगा। तो बहुत समय बचेगा लोगों का, जिससे प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, जिससे हो सकता है कि जीडीपी ग्रो करे। और सरकार का अनुमान है कि 1 से 1.5% इससे जीडीपी ग्रो हो सकता है। करेक्ट। बट बीजेपी का एजेंडा क्या है? व्हाई दे आर एम्फेसाइजिंग दिस, और क्यों वो इतना इम्पैक्ट और इतने एग्रेसिवली इसको पास करवाना चाहती है? ऐसा कोई उनका एजेंडा है क्या? देखिए, एक बात तो है कि बीजेपी से ज्यादा प्रधानमंत्री का ये एक विजन है। तो वन नेशन वन इलेक्शन को अपनी वो एक लेगेसी की तरह छोड़ना चाहते हैं। जैसे राम मंदिर कंस्ट्रक्शन, आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन, और अगर ये बिल पास हो जाता है वन नेशन वन इलेक्शन, तो उनकी लेगेसीज को अगर गिना जाएगा, उनमें अगर टॉप अचीवमेंट्स गिने जाएंगे, तो ये 2-3 बातें जो है वो आएंगी। पहले भी जब भारत आजाद हुआ था तो 1952 से 67 तक साइमल्टेनियस इलेक्शन ही होते थे। कहीं ना कहीं जरूर ये एक बात है, कॉस्ट सेविंग्स अगर ना भी हम माने, क्योंकि कॉस्ट सेविंग्स कुछ खास नहीं है, जीडीपी ग्रोथ हम ना भी माने, तो आज की डेट में हम लोग 5 साल इलेक्शन मोड में रहते हैं। तो हम जिन लीडर्स को इलेक्ट करते हैं, वो एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव के कैंपेनिंग में, दूसरे चुनाव के बाद तीसरे चुनाव के कैंपेनिंग में, तो बिल्स पास करने में या हेल्दी डिबेट होने में पार्लियामेंट में या किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर में, लीडर्स के पास, मिनिस्टर्स के पास, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के पास देश के लिए, देश के विकास के लिए, उसके विजन के लिए जो काम करना है, उसको जो 100% समय वो नहीं दे पाता है, क्योंकि वही लोग स्टार कैंपेनर हैं अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी को, अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी को जीतने के लिए, जिताने के लिए वो कैंपेन करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक पॉलिसी पैरालिसिस हो जाता है। और मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट जब लागू होता है किसी भी चुनाव में, तो अगर 30 चुनाव हो रहे हैं तो 2 से 3 महीने उस राज्य में मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू होता है। हर राज्य में 6 से 9 महीने मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू होता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव अलग होता है, विधानसभा अलग होता है, और पंचायत का चुनाव अलग होता है। हालांकि अभी भी पंचायत का चुनाव अलग ही होगा। तो बट 2 से 3 महीने तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कम लागू होगा, जिससे अगेन डेवलपमेंट या विकास के पे काम हो सकता है। तो ये उनकी एक लेगेसी है, उनका एक विजन है जो वो छोड़ करके जाना चाहते हैं। और दूसरी बात है कि जब हमें और आपको समझ आ रहा है, या हमें और आपको रिसर्च से समझ आ रहा है कि इसमें रिजल्ट सिमिलर आएगा, हाई प्रोबेबिलिटी है कि रिजल्ट सिमिलर आ सकता है, तो बीजेपी या उनके थिंक टैंक का ये स्ट्रैटेजी इनकी हो सकती है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन कराया जाए तो लोकसभा में तो बीजेपी अच्छा करेगी ही। जिन राज्यों में बीजेपी कमजोर है, जैसे दिल्ली, जैसे जैसे दिल्ली का विधानसभा चुनाव है, लोकसभा में बीजेपी जीतती है, विधानसभा में बीजेपी को 10 सीटें भी नहीं आती हैं। करेक्ट। तो ऐसे राज्यों में, या फिर साउथ का कोई राज्य मान लेते हैं, तो जहां पर वो कमजोर है, हो सकता है वन नेशन वन इलेक्शन की वजह से उसको उन राज्यों में एंट्री मिल जाए, वो ज्यादा सीटें जीत पाए राज्यों के चुनाव में भी। ये एक उनकी, मुझे लगता है, उनकी ये स्टेटेड सोच नहीं है, बट मुझे लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं उनकी एक सोच है कि वन नेशन वन इलेक्शन कराने से
पूरा चुनाव नेशनलाइज हो सकता है, लोकलाइज नहीं होगा, नेशनलाइज हो जाएगा। और नेशनल लेवल पे प्रेसिडेंशियल स्टाइल चुनाव जब होगा तो नरेंद्र मोदी बड़े ब्रांड हैं आज भी राहुल गांधी के कंपैरिजन में, और इलेक्टोरली जो है उनको फायदा जो है वो मिल सकता है। और ऑफ कोर्स एक वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन कल्चर, एक इंडियननेस, आरएसएस या बीजेपी की एक जो फिलॉसफी और आइडियोलॉजी ये भी है कि जहां संविधान भी हालांकि ये कहता है और कांग्रेस पार्टी या विपक्ष कहती है कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, लेकिन कहीं ना कहीं आरएसएस और बीजेपी की आइडियोलॉजी है कि इंडिया एज अ होल इज वन कंट्री। अरे इट माइट बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स बट इट इज वन कंट्री। सो ये इलेक्शन भी यूनिफाई करेगा कहीं ना कहीं कंट्री को, जैसे जीएसटी ने यूनिफाई किया है, जैसे बहुत सारे अलग स्कीम्स ने यूनिफाई किया है। एक लॉजिस्टिक बहुत बड़ा मुद्दा होता है यहाँ पे, क्योंकि लॉजिस्टिक भारत जैसे देश में बहुत बड़ी चीज होती है। कि अभी एक इंस्टेंस अगर अपन ले तो लोकसभा के इलेक्शंस के टाइम पे ही अपन जम्मू कश्मीर का हो सकता था, बट ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न्स एंड लॉजिस्टिक के कारण वो नहीं हो पाया। उस पे आपका क्या कहना है? देखिए लॉजिस्टिकली चैलेंज रहने वाला है। हमें वन नेशन वन इलेक्शन को वन फेज के साथ नहीं कंपेयर करना चाहिए। बहुत सारे विपक्ष के लीडर आपको जब इसको अपोज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक फेज में तो चुनाव नहीं करा पाते तो एक साथ कैसे चुनाव करेंगे। अरे भाई जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो 7 फेज में हुआ था। वन नेशन वन इलेक्शन का ये मतलब नहीं है कि एक ही फेज में होगा, एक साथ होगा। हो सकता है फेजेस बढ़ जाएं जैसा आप कह रहे हैं, क्योंकि लॉजिस्टिकली चैलेंजिंग हो सकता है। तो अभी लोकसभा चुनाव अप्रैल 16 से लेकर के जून 3 या जून 4 तक हुआ था, यानी लगभग 1.5 महीने से ऊपर, लगभग 50 डेज चला था। हो सकता है कि जब एक साथ चुनाव हो, लॉजिस्टिकली चैलेंज बढ़े तो ये फेजेस और बढ़ जाए, या ये 50 दिन की बजाय 60 दिन तक हो, या 70 दिन तक हो, 75 दिन तक हो, तो फेजेस हो सकता है बढ़ेंगे। दूसरा, सिक्योरिटी फोर्सेस ऐसा नहीं है कि आधे यूज होंगे। अभी क्या लॉजिक है कि भाई लोकसभा में यूज हो रहे हैं प्लस 30 राज्यों में यूज हो रहे हैं, अब लोकसभा में ही सिर्फ यूज होगा तो आधे यूज होंगे? नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा है कि 30% से ज्यादा बूथ बढ़ जाएंगे। तो बूथ बढ़ जाएंगे तो उन बूथों में आपको सिक्योरिटी फोर्स लगाना पड़ेगा। एक एस्टिमेट है कि 1.5 गुना सिक्योरिटी फोर्स लगेगा अगर वन नेशन वन इलेक्शन कराया जाए। आज जितना लोकसभा में लगता है सिक्योरिटी फोर्स, उसका 1.5 गुना लगेगा। पोलिंग बूथ बढ़ेंगे तो पोलिंग ऑफिसर्स बढ़ेंगे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स बढ़ेंगे, बीएलओस बढ़ेंगे। एक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर तो है, लेकिन आज भी 4 राज्यों में तो साइमल्टेनियस इलेक्शन कराया जा रहा है। उसमें कुछ बड़े राज्य हैं, आंध्रा और ओडिशा, और 2 छोटे राज्य हैं, सिक्किम और अरुणाचल, और आप जहां से हैं शायद तेलंगाना, हैदराबाद, करेक्ट? तो तेलंगाना में भी 2014 में साइमल्टेनियस इलेक्शन हुआ था, बाद में नहीं हुआ क्योंकि प्रीपोन करा दिया गया 2019 का चुनाव 6 महीने से। ये एक नाइटमेयर है, लेकिन इलेक्शन कमीशन क्योंकि हमारे पास अब लगभग 8-9 साल का वक्त है जब ये एक्चुअली इसमें आएगा, तो ईवीएम्स की खरीदी, वीवीपीएटी मशीन्स की खरीदी, ये सब जो लॉजिस्टिकल इश्यूज है उसको होपफुली वो उनको कवर कर लेंगी इस टाइम। यस, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि सपोज बीजेपी एनी हाउ इसको पास करवा लेती पार्लियामेंट में, पर प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई राज्य नहीं चाहे, दिल्ली नहीं चाहता कि हम वन नेशन वन इलेक्शन में आए, तो ये पॉसिबल है कि दिल्ली इसको खारिज कर सके, या फिर कर्नाटक नहीं चाहता है कि हम इसको अप्लाई करें, तो ये पॉसिबिलिटी है क्या? देखिए क्या है कि रामनाथ कोविंद कमेटी और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इस विचारधारा की है कि इस चेंज को लाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स की परमिशन या वहां पर ये बिल पास होना जरूरी नहीं है। ओके, उनके पास जो लीगल ओपिनियन है उसके हिसाब से वन नेशन वन इलेक्शन, यानी लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ कराने का पावर
लोकसभा को है, उसका रेटिफिकेशन विधानसभा से करने की जरूरत नहीं है। विपक्ष का कहना है कि जैसा आप कह रहे हैं कि राज्यों को भी रेटिफाई करना पड़ेगा उस बिल को, लेकिन केंद्र सरकार ऐसा नहीं मानती। तो इसका मतलब है कि ये बिल पास अगर हो जाता है, हालांकि नंबर्स नहीं है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, अगर मान लेते हैं पास हो जाता है तो भी ये सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा। जैसे हमने देखा है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का मामला गया, इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला गया है, आर्टिकल 370 का मामला गया, और वहां पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स में सरकार को झटका लगा, ईडब्ल्यूएस में सरकार की जीत हुई, आर्टिकल 370 में सरकार की जीत हुई। तो ये गैर कानूनी है या कानूनी है? स्टेट्स का की सहमति चाहिए या नहीं चाहिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड कर सकता है। कोई सरकार, कोई गवर्नमेंट नहीं डिसाइड कर सकती। अभी के फ्रेमवर्क के अनुसार दिल्ली या कर्नाटक नहीं कह सकते, जो इस बिल में है, कि हम अपना चुनाव एक साथ नहीं कराएंगे। हाँ, जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हैं, वो इसके 100 दिन बाद होने चाहिए इस बिल के हिसाब से। उसका रेटिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट्स को करना है, क्योंकि वो उनके इसमें आता है, उनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट और उनके एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में आता है। उस बिल को स्टेट गवर्नमेंट अगर नहीं पास करें, 50% से अधिक स्टेट गवर्नमेंट्स, 50 या 75% है, उसको नहीं पास करते हैं, तो वो बिल पास नहीं होगा। लेकिन बीजेपी या एनडीए की सरकार 17 या 18 राज्यों में है, तो 50% या 75% का जो थ्रेशोल्ड है, वहां भी उसका मीट हो सकता है। एक पॉइंट और ये है कि आपने जैसे बोला कि इतनी जनसंख्या नहीं है कि बिल पास करवा पाए, या इनके पास इतने भी वहां पे इतने नंबर्स नहीं है, तो क्या बोलते हैं, लोकसभा भी पास नहीं कर पाएंगे राज्यसभा में जाने से पहले ये बिल? नहीं, एसेंशियली क्या होगा कि अब ये जाएगा जेपीसी में, तो वहां पे कंसेंसस की कोशिश करेगी सरकार। अब सरकार इसको जेपीसी में क्यों भेज रही है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में? क्योंकि उसको पता है कि उसके पास नंबर्स नहीं है। 2/3 मेजोरिटी चाहिए, एनडीए के पास 294 एमपीज है और 362 के आसपास चाहिए। तो जब तक इंडिया ब्लॉक में से 2-4 बड़े दल इस बिल को सपोर्ट नहीं करते हैं या एब्सटेन नहीं कर जाते हैं उस दिन जिस दिन ये वोटिंग होगा, तब तक मुश्किल है इस बिल का लोकसभा में पास होना। लेकिन गोइंग बाय द अर्लियर ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ बीजेपी, ये नामुमकिन भी नहीं है। हो सकता है कि जेपीसी के दौरान या कुछ कंसेंसस एस्टैब्लिश कर लिया जाए, या कुछ गिव एंड टेक हो कि भाई चलो इसका रेटिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट से भी ले लिया जाए, या ये अप्लाई किया जाएगा 10 साल बाद या 15 साल बाद। कुछ जब जेपीसी में जब डिस्कशन होता है तो गिव एंड टेक होगा। तो अगर कुछ क्लॉजेस मॉडरेट कर देती है सरकार, डाइल्यूट कर देती है, और उसको कुछ रीजनल पार्टी सपोर्ट कर देती हैं, तो हो सकता है कि वो नंबर वो अचीव कर ले। तो अभी देखना पड़ेगा कि, क्योंकि ये थोड़ा कंटेंशियस बिल तो है, इसके ऊपर बहुत सोच विचार की जरूरत है। बात यह है कि क्या आज भारत में जितने भी इश्यूज हैं, मान लेते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस राइज, एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस, रूरल डिस्ट्रेस, करप्शन, जितने भी इश्यूज हैं, क्या वो इसलिए हैं कि चुनाव अलग अलग होते हैं? इसका जवाब है नहीं। तो ऐसा नहीं है कि वन नेशन वन इलेक्शन इज द सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स व्हिच वी आर फेसिंग। तो फ्रॉम अ प्रायोरिटी पर्सपेक्टिव, it should be very low on priority. It is a good concept conceptually, ठीक है, conceptually कि चलो ठीक है, सबका समय बचेगा, नेता दिन भर सिर्फ पॉलिटिक्स में ही लगे हुए हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं। बट इससे ज्यादा हमारे पास और भी इश्यूज हैं जिनको सॉल्व करने की जरूरत है, जिसपे सरकारों को और पार्लियामेंट को सोचने की जरूरत है। एक जेपीसी की जरूरत है, क्यों नहीं भाई, कि भाई रोजगार कैसे बढ़े भारत में। करेक्ट। तो हम लोग कहीं ना कहीं जो रेटोरिकल इश्यूज हैं, इमोटिव इश्यूज हैं, उसके ऊपर सरकारों का और पॉलिटिकल लीडर्स का बहुत फोकस होता है, रियल इश्यूज पे नहीं होता। तो ये बिल वो भी दर्शाता है कहीं ना कहीं। अब वक्फ बिल, वन नेशन वन इलेक्शन,
मान लेते हैं यूसीसी, ये कोई ऐसे इश्यूज नहीं है जिसकी वजह से भारत आज इन बड़े बड़े इश्यूज को फेस कर रहा है, या आज भी भारत की पर कैपिटा इनकम 2 लाख रुपए है। करेक्ट। इसके कारण कुछ Correct. और है जिसके ऊपर सरकार को फोकस करना चाहिए शायद। करेक्ट। और एक पॉइंट ये भी है कि जैसा मैंने बताया कि बीजेपी का तो ये एजेंडा है, बट रीजनल पार्टीज या अपोजिशन या इंडिया ब्लॉक को क्यों डर लग रहा है कि अगर ये पास हो जाता है तो हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी? नहीं, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया कि रीजनल पार्टीज को ये लगता है कि हाँ। इसमें सिमिलर रिजल्ट आने का बहुत चांस है। करेक्ट। 1952, 57, 62 ये 3 बार साइमल्टेनियस इलेक्शन हुआ। कांग्रेस पार्टी 350 से ऊपर सीटें लोकसभा में जीती और लगभग हर राज्य में कांग्रेस की ही सरकार थी। तो साइमल्टेनियस इलेक्शन में सिमिलर रिजल्ट्स आते हैं। आंध्रा में, जब आंध्रा यूनाइटेड भी था और बाइफरकेट हो गया, 1999 से लेके 2024 तक आंध्रा में साइमल्टेनियस इलेक्शन होता है। जो पार्टी विधानसभा चुनाव जीतती है वही पार्टी उस राज्य में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें जीतती है, या जो पार्टी उस राज्य की लोकसभा सीटें जीतती है वही पार्टी विधानसभा चुनाव जीतती है। तो ये एक क्षेत्रीय दलों को डर है कि अगर सिमिलर रिजल्ट आता है, जैसा दिल्ली का आपने उदाहरण दिया, तो आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव भी शायद ना जीत पाए। करेक्ट। क्योंकि पब्लिक जो है वो सिमिलर बटन दबाती है, लार्जली फ्रॉम अ वोटर साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव, खास करके रूरल एरियाज में। अर्बन एरियाज में फिर भी हो सकता है स्प्लिट वोटिंग हमें दिखे कि एक मशीन में दूसरा बटन हम दबा दे रहे हैं और दूसरे मशीन में हम एक कोई और बटन दबा रहे हैं किसी और पार्टी के लिए। अर्बन और सेमी अर्बन में दिख सकता है ये ट्रेंड, लेकिन रूरल में लार्जली सिमिलर, अभी तक के हिसाब से लार्जली सिमिलर है। क्योंकि क्या होता है कि जब आप वोट डालने जाते हैं तो सबसे बड़ा सवाल है कि व्हाट ड्रॉज यू टू द बूथ और व्हाट इज योर मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर गोइंग आउट एंड वोटिंग। जब ये एक साथ चुनाव हो सकता है मेरा मोटिवेशन सिर्फ एक ही है, 2 नहीं। अगर मेरा मोटिवेशन प्राइम मिनिस्टर चुनने को है तो मैं विधानसभा के चुनाव में भी नेशनल पार्टी को वोट करके आऊंगा। अगर मेरा मोटिवेशन चीफ मिनिस्टर को चुनना है तो मैं लोकसभा के भी ईवीएम में क्षेत्रीय दल के पार्टी का बटन दबा करके आ जाऊंगा, अनलेस आई हैव 2 वेरी क्लियर डिफाइंड ऑप्शंस इन माय माइंड बिफोर गोइंग आउट टू वोट। तो यही डर है क्षेत्रीय दलों को कि कहीं इससे सिमिलर रिजल्ट ना आ जाए और भाजपा जो है या कांग्रेस पार्टी, जो भी पार्टी रहेगी नेशनल लेवल पर, वो कहीं से क्षेत्रीय दल खत्म ना हो जाए। सर एक क्वेश्चन मैं मिस कर गया, जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है वो क्यों बनाई जाती है, और इस बार इसमें 21 मेंबर्स रखे गए हैं, तो ये क्या बीजेपी के भी रहेंगे, कांग्रेस के भी रहेंगे, और इसमें कैसे ये सिलेक्ट करेंगे किसको रखना है किसको नहीं रखना है? इस पे आप थोड़ी लाइट डालेंगे? नहीं, एसेंशियली जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो कंटेंशियस बिल्स होते हैं उन पे डिलिब्रेशन के लिए होती है, ताकि सारे पार्टीज के उसमें मेंबर रहें और उस पर गंभीरता से जो है वो विचार हो सके, और वो लोग जब बिल को शेप देते हैं उसके बाद जो ढांचा होता है बिल का उसको कैबिनेट क्लियर करती है और उसको वोटिंग के लिए डाला जाता है। इसमें जो मेंबरशिप होती है वो ओवरऑल लोकसभा में जो स्ट्रेंथ है पार्टीज की उसी प्रोपोर्शन में होती है। तो अगर बीजेपी 240 आउट ऑफ 553 है तो अगर इसके 21 मेंबर हैं तो इसी प्रोपोर्शन में बीजेपी के मेंबर्स होंगे। अगर कांग्रेस 99 आउट ऑफ 543 है, मतलब लगभग 20% है, तो इस कमेटी में भी उसके 20% यानी 4 से 5 मेंबर कांग्रेस के होंगे। जिस प्रोपोर्शन में जिस पार्टी का स्ट्रेंथ होगा उसी प्रोपोर्शन में मेंबर्स जो है वो उन पार्टीज को दिए जाते हैं। तो मोस्टली मुझे लगता है 21 लोकसभा से और 10 लगभग राज्यसभा से, तो 31 मेंबर्स के करीब इसमें रहेंगे जो इस बिल पे सोच विचार करेंगे। हो सकता है कि कोई कंसेंसस ना निकले, ये भी एक बात है कि हो सकता है इसमें कोई कंसेंसस ना बने और सरकार अपने
बिल को ही पुश थ्रू करे, या हो सकता है कि इस पर कोई कंसेंसस बन जाए और थोड़े बहुत चेंजेस किए जाएं इसके करंट स्वरूप में, ढांचे में, और उसको फिर पार्लियामेंट में इसके ऊपर डिस्कशन होगा, डिबेट होगा, वोटिंग होगी 2/3 क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, तो 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, वो अगर इस बिल का समर्थन करते हैं तो ये बिल फिर एक्ट बन जाता है, पास हो जाता है और एक्ट बन जाता करेक्ट। लास्ट टाइम जेपीसी मतलब जो हम लोगों ने देखा है मूवीज में देखा था, जैसे एक वेब सीरीज आई थी हर्षद मेहता की, तब जेपीसी का गठन किया गया था। और भी बहुत सारे टाइम्स किया गया है, बट एक वो प्रोमिनेंट था उस टाइम। है। हाँ, क्योंकि जेपीसी का कोई खास ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। अच्छा। जेपीसी में जो मामला जाता है वो ठंडे हाँ। बस्ते में पड़ जाता है, अच्छा। क्योंकि फिर वही बात है कि कंसेंसस अचीव नहीं हो पाता है लार्जली। तो जेपीसी में कुछ चीजें भेजने का एक ये भी इंडिकेशन है कि अगर आपको कोल्ड स्टोरेज में डालना है कोई चीज तो वो जेपीसी में भेज दीजिए, क्योंकि वहां पे अच्छा। कंसेंसस बनेगा नहीं, जेपीसी का एक्सटेंशन होता रहेगा। तो जेपीसी का ट्रैक रिकॉर्ड कोई खास नहीं रहा है भारत में, हम्म। अगर आप बिल्स या किसी और चीज के बारे में देखें। करेक्ट। एक पॉइंट ये आता है कि पहली बार डिजिटल वोटिंग हुई है लोकसभा में, और इस बार पहली बार ही वोटिंग, जब बिल का इंट्रोडक्शन हुआ तभी वोटिंग करवा दी गई है। तो इसके बारे में क्या आपका सोचना है? नहीं, देखिए क्या है कि इस बार जो, जैसे पिछली बार अगर आप देखें हम्म तो पिछली बार एनडीए के 350 एमपी थे लगभग, हम्म। और उन्हें वाईएसआरसीपी, बीएसपी और बीजेडी, ये 3 पार्टीज थी जो 50 सीटें जीत करके आई थी लगभग। करेक्ट। हम्म 400 एमपीज तो एनडीए का के समर्थन में थे और उधर 140-150 के करीब। तो कोई भी बिल जब एडमिट होता है तो पहले वॉइस वोट से उसको उसको डिटरमिन किया जाता है कि भाई इसको एडमिट किया जाए नहीं, या इसको पास किया जाए कि नहीं। तो उस दिन जो वोटिंग हुई वो बिल एडमिशन के लिए थी। तो 2019 से 24 में क्योंकि 400 लोग अगर यस बोल रहे हैं और 150 लोग यस बोल रहे हैं, तो यस की आवाज ज्यादा होगी, वॉइस वोट से निकल जाती थी बिल का एडमिशन। अब यहाँ पे क्या है कि आप एनडीए 290 है, बीजेडी, बीएसपी, वाईएसआरसीपी जो 50 सीटें जीत के आई थी आज 5 सीटें भी नहीं है। तो 300 सरकार के पास है, 250 विपक्ष के पास है। तो जब आप वॉइस वोट से आप इसको नहीं कर सकते डिटरमिन, क्योंकि आपने उस दिन आवाज सुना होगा, पहले वॉइस वोट ही हुआ था, यस और नो, तो नो की भी गूंज बहुत ज्यादा थी, जिसमें आप डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते कि यस ज्यादा बोल रहे हैं या नो ज्यादा बोल रहे हैं, इसीलिए वोटिंग कराई गई। फिर जब वोटिंग कराई गई तो क्योंकि नया पार्लियामेंट ये है और यहाँ पर पहले बैलेट पेपर पे होता था, पर्ची पे होती थी, एक्चुअली बैलेट पेपर नहीं, पर्ची पे होती थी, लोग अपना यस या नो लिख करके वो स्टाफ कलेक्ट करता था और उसको काउंट करता था। अब एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोविजन कर दिया गया है जिसमें, क्योंकि ये आपका डिजिटली एम्पावर्ड आप कह सकते हैं पार्लियामेंट है या बिल्डिंग है, तो उसमें हर मेंबर के पास ये ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का भी। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग उसमें यूज किया गया और मेंबर्स बिल को एडमिट करने के फेवर में ज्यादा वोट पड़े, तो वो बिल एडमिट हो गया, यानी बिल पार्लियामेंट ने एडमिट कर लिया। उसके बाद सरकार ने बोला कि भाई हम इसको एक्चुअली जेपीसी को भेजना चाह रहे हैं, सीधा हम इसके ऊपर डिस्कशन या वोटिंग नहीं चाह रहे, क्योंकि उनके पास नंबर्स नहीं है। अगर करेंगे तो 2/3 चाहिए, एडमिशन के लिए तो हाफ चाहिए था आपको, तो हाफ के बेसिस पे हो गया, तो उन्होंने जेपीसी को भेज दिया। करेक्ट। सर, जैसा कि अभी मुद्दा आया ही है, तो ईवीएम क्या सुरक्षित है? क्या ईवीएम का डेटा ब्रीच नहीं होता है? नहीं, देखिए क्या है कि ईवीएम के ऊपर तो काफी बहुत सारा डिस्कशन जो है वो ग्लोबली भी हो चुका है और भारत में भी इसके ऊपर काफी डिस्कशन हुआ है, और भारत का जो जो इलेक्शन सिस्टम है वो उसकी पूरे वर्ल्ड में भी चर्चा होती है। तो ईवीएम्स तो हैकिंग हैकिंग प्रूफ है, करेक्ट, वो हैक नहीं हो सकता क्योंकि वो कनेक्टेड नहीं होता किसी डिवाइस से, और ये सारी बातें हैं, तो इसके ऊपर तो काफी
बार बात हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप जब जीते तो ईवीएम सही है और आप जब हारे तो ईवीएम गलत है। हाँ मेरे कहना सिर्फ ये है कि अगर विपक्ष को ये लगता है कि ईवीएम हैक हो सकते हैं या ईवीएम के द्वारा रिजल्ट सही नहीं आ रहे, लेकिन आप फिर भी जाकर के पार्लियामेंट में ओथ ले रहे हो, आपकी सरकारें ओथ ले रही हैं, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है। जब आप आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम से सही नहीं नतीजे आ रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र में, और आपके एमएलए एक दिन तो उन्होंने ओथ नहीं लिया लेकिन दूसरे दिन जाके ले लिया। अगर वो ओथ ना ले, अगर आपके एमपीज ओथ ना ले, अगर आज सारा विपक्ष रिजाइन कर दे, अगर विपक्ष ओथ ही ना ले, तब जाके आप सीरियस होंगे ना, तब जाके आपकी बात को कोई सीरियसली लेगा। क्योंकि जैसे ही ये होगा, ग्लोबली भी इस बात पे चर्चा चालू हो जाएगी कि भारत में विपक्ष है ही नहीं। करेक्ट? तो प्रेशर बनेगा सरकार के ऊपर या इलेक्शन कमीशन के ऊपर, उसको आकर के और मजबूती से अपनी बात रखनी पड़ेगी। वो अभी हो नहीं रहा। तो ईवीएम हैक हो सकता है, नहीं हो सकता, वो तो अलग बात है, ठीक है? वो तो मुझे नहीं लगता है कि हैक हो सकता है, ठीक है? लेकिन अगर कोई आरोप आप लगा रहे हैं और आपको उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, यानी विपक्ष को, तो आपकी बात को वोटर सीरियसली कैसे ले? आप कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हैं कि आपकी बात को सीरियसली लिया जाए। आपकी सारी सरकारें रिजाइन कर दें आज, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो जाएगा भारत में। अब जाके लोग सुनेंगे ना आपकी बात को कि हाँ, हो रहा है नहीं हो रहा पता नहीं, लेकिन एटलीस्ट दीज गाइज आर सीरियस अबाउट देयर एलिगेशंस। करेक्ट? अभी सीरियसनेस ही नहीं है एलिगेशन में, तो उसके ऊपर कोई बात, उतना कोई तवज्जो उसको नहीं दे पा रहा है, नहीं देता है। सर, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट जो बिल हुआ है 2024 के बारे में, उसके बारे में कैन वी डिस्कस? मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है उसका नहीं आपको आइडिया? मुझे आइडिया नहीं है मुझे, बट इट इज अगेन, मतलब इट इज लाइक चेजिंग द गूस। कुछ मतलब क्या है वो? तो उससे क्या, उससे कोई एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, कोई कुछ होगा क्या? दीज गाइज आर जस्ट आफ्टर, आई मीन एवरीबडी इज आफ्टर थिंग्स व्हिच हैव नो। अभी अम्बेडकर चाल, अभी अम्बेडकर ठीक है, बट अभी सर, अगर कोई सरकार बीच में ही गिर जाए, उसका टेन्योर पूरा ही नहीं होता है, जैसे अपन ने मध्य प्रदेश में देखा था, कर्नाटक में देखा था और महाराष्ट्र में देखा था, इनकी सरकारें गिर गई, जोड़ तोड़ की सरकार बनी है, तो तब क्या होगा? हाँ, तो वन नेशन वन इलेक्शन में टर्म ऑफ द असेंबली या लोकसभा फिक्स्ड है 5 साल की। तो मान लेते हैं कि बीच में कोई सरकार गिर जाती है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई राज्य सरकार गिर जाती है किसी भी कारणवश, जैसे महाराष्ट्र में गिरी थी, कर्नाटक में गिरी, मध्य प्रदेश में गिरी। तो नॉर्मली क्या होता है, चुनाव होते हैं जिसको हम मिड टर्म इलेक्शन बोलते हैं, और जो भी सरकार चुन के आती है वो फिर 5 साल तक राज करती है, क्योंकि उसका टर्म 5 इयर्स का होता है। इसमें क्या होगा कि जो भी सरकार चुन के आएगी उसका टर्म जो है सिर्फ बैलेंस रहेगा, सिर्फ बैलेंस टर्म के लिए वो सरकार आएगी। यानी अगर 2 साल बाद कोई सरकार गिर जाती है, मिड टर्म चुनाव होंगे, लेकिन जो सरकार आएगी वो सिर्फ 3 साल तक राज कर सकती। यानी इसमें टर्म ऑफ असेंबली फिक्स्ड है। आपको बाइपोल ध्यान होगा। बाइपोल क्या होता है? जब कोई एमएलए या एमपी रिजाइन करता है या उसकी मृत्यु की वजह से वो सीट खाली हो जाती है, तो चुनाव होते हैं दोबारा। लेकिन कितने टर्म के लिए होता है वो एमपी एमएलए? वो सिर्फ बैलेंस टर्म के लिए होता है। तो अब कोई भी मिड टर्म इलेक्शन स्टेट का या नेशनल लेवल पे, अब आप समझ लीजिए कि बाइपोल की तरह ट्रीट होगा। चुनाव होंगे लेकिन उसका टर्म जो है वो फिक्स्ड रहेगा, सिर्फ बैलेंस पीरियड के लिए रहेगा, फिर से 5 साल के लिए वो सरकार नहीं रहेगी। इससे क्या होगा कि सिंक्रोनाइज हो जाएगा लोकसभा और विधानसभा का चुनाव। जो पहले क्यों सिस्टम ब्रेक हुआ था, पहले भी होता था साइमल्टेनियस इलेक्शन 52, 57, 62, 67, लेकिन सरकारें जब गिरने लगी कुछ राज्यों में, मिड टर्म चुनाव हुए, लेकिन वो फिर 5 साल के लिए वो इलेक्ट हो गई। लोकसभा चुनाव 1972 में होना चाहिए था,
लेकिन 1971 में हो गया, उससे भी सिस्टम डिस्टर्ब हो गया। फिर 76 में होना चाहिए था, बट इमरजेंसी की वजह से 77 में हुआ। तो ये सिंक्रोनाइजेशन बिगड़ गया, लेकिन इस फॉर्मूले से सिंक्रोनाइजेशन कभी बिगड़ ही नहीं सकता, क्योंकि सारे हाउसेस का टर्म, लोकसभा, विधानसभा, 5 साल पे ही खत्म होगा, एक पर्टिकुलर डेट पे खत्म होगा। करेक्ट। सर, अगर अपन हिस्ट्री की बात करें तो 15 साल तक देश आजाद होने के बाद 1950 से लेकर 1965 तक वन नेशन वन इलेक्शन चले हैं और उस टाइम पे कांग्रेस का ही सेशन रहा है। तो उस पे आपका क्या कमेंट है? देखिए, जब पहला चुनाव हुआ तो ऑफ कोर्स वो स्टार्टिंग पॉइंट था, तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए। तो वन नेशन वन इलेक्शन उस समय बाय एक्सीडेंट हुआ, बाय डिजाइन नहीं हुआ। अगर बाय डिजाइन हुआ होता तो अभी ये बिल लाने की जरूरत नहीं है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है कि दोनों चुनाव एक साथ होने चाहिए। हो सकता है कि उसके स्पिरिट में हो, लेकिन ये लिखा नहीं हुआ है कि दोनों चुनाव एक साथ होने चाहिए, नहीं तो फिर ये बिल लाने की जरूरत नहीं। तो 52 में हुआ। अब उस समय क्या था कि सरकारें सारी 5-5 साल चलती भी थी, सिर्फ एक केरल की सरकार, उसको बर्खास्त किया गया था। तो ज्यादातर सरकारों का टेनर लोकसभा के साथ ही खत्म हुआ, इसलिए 57 में दोबारा एक साथ हो गए, फिर 62 में हो गया, फिर 67 में हो गया। लार्जली सारे राज्यों में एक साथ होता गया। 67 को जब हम मानते हैं कि 1977 में पहली नॉन कांग्रेस सरकार बनी, लेकिन 1967 का जो चुनाव था लोकसभा और विधानसभा का एक साथ, उसको फर्स्ट असॉल्ट ऑन डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी माना जाता है। उस चुनाव में पहली बार कांग्रेस पार्टी को 300 से कम सीटें आई लोकसभा में, नहीं तो 52, 57, 62 में 350 से ऊपर आई। इसमें 300 से कम आई। और उस समय 16 राज्य थे जिसमें 8 में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। तो 77 में जो कांग्रेस नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी जनता पार्टी की, उसकी बीज कहीं ना कहीं 1967 में बोई गई थी। ये 10 साल में कांग्रेस पार्टी और कमजोर हुई, कंपटीशन बढ़ा, बहुत सारी रीजनल पार्टीज उभर करके आई, कांग्रेस में स्प्लिट हुए, बहुत सारे स्प्लिट हुए, जिसकी वजह से कांग्रेस कमजोर हुआ। तो वन नेशन वन इलेक्शन पहले भी हुआ है, लेकिन वो बाय एक्सीडेंट हुआ है, बाय डिजाइन नहीं हुआ। पहले उतना कंपटीशन नहीं था पॉलिटिक्स में, कांग्रेस ही मेन पोल था, ज्यादा पार्टीज नहीं थी, 5-5 साल सरकारें चली, जिसकी वजह से ये 3-4 बार एक साथ हुआ। लेकिन उसके बाद से जैसे ही आर्टिकल 356 यूज होने लगा, प्रेसिडेंट्स रूल यूज होने लगे बहुत सारे सरकारों पे, ये सिस्टम पूरा हिल गया और ये इम्बैलेंस क्रिएट हो गया सिस्टम में, जिसको इस बिल के जरिए ठीक करने की कोशिश की जा रही है। ओके, सो थैंक यू सो मच अमिता सर, आपने इस पॉडकास्ट के लिए टाइम दिया और बहुत ही सरल शब्दों में आपने वन नेशन वन इलेक्शन को समझाया गया। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू।